हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से कि कुछ नए एक्ट में। आज हम पॉस एक्ट की बात करने वाले हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, इसको कैसे रोका जाए के लिए है निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोषण अधिनियम 2013। इस एक्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन, ठीक है, तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, प्रोविजन कैसे किया जाएगा भाई इसका, और रिड्रेसल, ये एक्ट को हमको पढ़ना है। ये एक्ट जो आया है ये आया ही क्यों है, तो इस पे हमको बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से कि ये एक्ट है ही क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आया ये और इसके क्यों पर बात करना है, और जब इस पे बात हो जाएगी तो हम लोग इस एक्ट पे आ जाएंगे। एक्चुअल में ये जो एक्ट दिया हुआ है पोस एक्ट, ये आया ही क्यों है, ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात और चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं। अभी लास्ट टाइम भी मैंने एक्ट डाला हुआ है, तो आप वो भी देखें और आगे भी मैं डालूंगा। तो कृपया कर जो भी लोग जुड़ते हैं तो कृपया कर सेशन को आप अच्छा लगता हो तो जरूर से लाइक किया करें और शेयर भी अवश्य किया करें। और आप आगे भी और इसी टाइप से पाना चाहते हैं क्लासेस तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में कंडीशन स्टार्ट होती है कहाँ से, देखेंगे हम। ये जो एक्ट पढ़ने वाले हैं इसमें धाराओं की कुल संख्या की बात करें तो धारा इसमें मिलने वाली है हमें 30, और कितने अध्यायों में विभक्त है तो हमें अध्याय मिलने वाले हैं यहाँ पर 8। तो ये 8 अध्यायों में 30 धाराएं क्या है टोटली विभक्त हैं। 30 सेक्शन दिए हुए हैं, टोटल कितने अध्यायों में दिए हुए हैं तो 8 अध्यायों में। कुछ इस प्रकार से है जैसे कि प्रारंभिक मोस्टली सभी एक्टों में जो होता है नाम विस्तार प्रारंभ, ठीक है। अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1, 2, 3 पूरी की पूरी यहाँ पर दी हुई है। 2 में मोस्टली आपने देखा होगा परिभाषाएं दी रहती हैं, और 3 में लिखा है लैंगिक उत्पीड़न जो हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट जो हुआ है उसको कैसे रोका जा सकता है के लिए बात की गई 3 में। 4 इसमें आईसीसी की बात की गई, आंतरिक परिवार समिति, ये क्या होती है। इसी सेक्सुअल हरासमेंट को किसी स्थल विशेष में रोकने के लिए जिस जगह पर भी महिला विशेष वर्क कर रही है वहां की स्थानीय इंटरनली तो आईसीसी, यहाँ पर आईसीसी का गठन होगा, आंतरिक परिवार समिति का। फिर एक और समिति दी हुई है स्थानीय परिवार समिति, 5 से 8 आर्टिकल में उसे पढ़ेंगे। फिर टोटली परिवाद अर्थात शिकायत की बात करेंगे। फिर परिवाद जो शिकायत की गई है उसकी जांच कैसे होगी तो 12 से 18 में। फिर पूरे के पूरा आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। जिला अधिकारी के कर्तव्य शक्तियां 20 में दी हुई है। 21 से 30 तक के मिसलेनियस या प्रकीर्ण की बात कही गई है। बट ये कहानी जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर आ जाते हैं। तो कहानी आरंभ होती है कहाँ से भाई, राजस्थान। तो राजस्थान में एक कौन थी भाई, भौरी देवी। कौन थी भाई, भौरी देवी। भौरी देवी के केस से हम इसको समझते हैं। इसमें हम आपको विशाखा गाइडलाइन के संबंध में बात करेंगे, कैसे विशाखा गाइडलाइन आगे चलकर इस एक्ट के लिए एक मूर्त रूप लेती है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान थी, राजस्थान की सरकार के द्वारा क्या किया गया, महिला विकास कार्यक्रम को चालू किया गया। उसी महिला विकास कार्यक्रम में 1985 में एक भौरी देवी नाम की महिला थी जो कि जुड़ी। वो भौरी देवी क्या कर रही थी, जो कि सरकार का सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता का एक कार्यक्रम था, अभियान था। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें जो आपने देखा होगा सामाजिक बुराई में, आपकी भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह आदि, इन सभी चीजों पे रोक के लिए कार्यक्रम शुरू किए थे किसने, राजस्थान सरकार ने, जो कि भौरी देवी इसमें वर्क करती थी, ठीक है। एट अ टाइम क्या होता है आगे चल के 1985 से 1992 की बात करें हम, राजस्थान गवर्नमेंट बाल विवाह जो कराने वाले लोग थे उन लोगों के प्रति अवेयरनेस रखती है और बोलती है, एक लिस्ट जारी करती है। और उस लिस्ट के जारी करने पे एक चीज होती है कि वहां पर एक 9 माह की बच्ची जो कि गुर्जर परिवार से सम्मिलित थी उसका क्या कराया जाता है, बाल विवाह होता रहता है। तो भौरी देवी इस बाल विवाह को रोकने जाती है बट वो रोक नहीं पाती है, और न रोकने के कारण इनके साथ आगे चल के क्या होता है, 22 सितंबर 1992 की बात करें, विवाह रोकने के कारण भौरी देवी के पति को और भौरी देवी के साथ बहुत विशेष क्या किया जाता है भाई, ठीक है, सामूहिक रेप किया जाता है, और इसके हस्बैंड को भी बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, पीट दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का उक्त केस होता है। उक्त केस की कोई भी क्या होती है भाई, जांच नहीं हो पाती है। फिर फाइनली 1993 में सीबीआई आती है और सीबीआई बोलती है कि हाँ ये जो कुछ भी पीछे से आगे तक में जो केस हुआ है भौरी देवी के साथ, ये हाँ भाई ये बच्ची का जो विवाह हो रहा था इसी को रोकने के कारण ये रेप कांड हुआ है, इसको ऐसा मान सकते हो। 1994 में क्या होता है, अब जाके केस दर्ज होता है, और जब ये केस दर्ज होता है और क्या होती है भाई, गिरफ्तारी होती है। 1995 में अपराधियों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या ही था कि कोई केस होने के साथ साथ ठीक जो अपराध कर रहे थे उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो इसी के चलते आगे चल के उक्त केस के खिलाफ फिर क्या होती है, विभिन्न प्रकार के समूह लोग आवाज उठाने लगते हैं। तो क्या होता है, एक विशाखा एनजीओ करके एक समूह आता है, एक ग्रुप आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक महिला पुनर्वास समूह आता है, और एक जागीरी संस्था आती है और एक काली संस्था। तो जागीरी और काली संस्था जो है वो दिल्ली की है, और आपका राजस्थान का आपका विशाखा एनजीओ और महिला पुनर्वास समूह, ये सभी मिलकर क्या करते हैं भाई, आवाज उठाते हैं और याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर करते हैं 1997 में। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम क्या करता है, परिभाषा देता है, किसकी, सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा देता है यहाँ पर कोर्ट। और 1997 में याचिका क्या कर देता है, सुनवाई कर देता है, और यहीं से आदेश जारी करता है क्या, विशाखा एनजीओ जो था उसी के समझ लें
उसी के थ्रू कि बोले जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम करती हैं उनके साथ यदि यौन शोषण हो रहा है तो उनके लिए से एक गाइडलाइन क्या की जाती है, जारी की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि ये वर्क प्लेस पे महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या यौन शोषण हो रहा है तो उनके विभिन्न मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बोले मौलिक अधिकार कौन कौन से हनन हो रहा है, तो बोले आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 19 1G का और आर्टिकल 21 का, इन सभी का क्या हो रहा है भाई, हनन हो रहा है। बोले जाति, धर्म, लिंग आदि आधार पर भेदभाव से निषेध बताता है भैया। 15 की बात करें, 14 बात करें तो बोले कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। इधर गिरफ्तारी छूट गई थी, ठीक है। इस प्रकार से 21 क्या बोलता है, बोले प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सॉरी जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इस प्रकार से बोले कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो इसी के साथ कुछ साल बाद क्या होता है फाइनली कि बोले अब ऐसी स्थिति ना बने, इसके बाद क्या आता है भाई, फाइनली एक्ट आता है जिसपे हम लोग को क्या करना है, बात और चर्चा शुरू करना है। तो ये जो एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है भाई, विशाखा गाइडलाइन के बाद, ये सब होने के बाद बिल लेके आया जाता है एक लोकसभा में 3 सितंबर 2012 को, ठीक है, जो कि क्रमांक नंबर रहता है 2013 का 14, क्रमांक नंबर 14 में ये बिल आता है। कब लोकसभा में पेश किया जाता है, 3 सितंबर 2012, राज्यसभा में पास हो जाता है 26 फरवरी 2013 को, पारित करते राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती 22 अप्रैल 2013 को, और फाइनली एक्ट को फोर्स कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है 9 दिसंबर 2013 को एक्ट लागू हो जाता है। समझ में आ रही बात यहाँ पर, ओके। इन्हीं सब चीजों के साथ साथ अब आप देखिए कि ये सब चीजें होने के पीछे और रीजन और लॉजिक क्या था, तो बोले अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का क्या किया गया था, भारत के द्वारा अनुसमर्थन किया गया था 25 जून 1993। इतनी चीज आप और यहां पर याद रखें इसके कंसर्न में। क्या क्लैरिटी बनी भाई यहाँ पर। अब फाइनली क्या हो जाता है भाई, आपका एक्ट आ जाता है 2013 में 14वें नंबर का एक क्रमांक था, ठीक है। अब फाइनली एक्ट आ जाता है, कौन सा एक्ट आ जाता है आपका, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, ये एक्ट आ जाता है आपका। इसमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे लैंगिक उत्पीड़न को हर प्रकार से रोकने के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें कि 8 अध्याय और कितनी 30 धाराओं से हमको इसको क्या करना, पढ़ना और समझना है। तो क्या क्लैरिटी बन गई यहाँ पर एज इट इज, जो कि मैंने आपको भी बात करके बताया हुआ था। अब एक एक पे हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है। तो हमारा मेन फोकस याद करने पे रहने वाला है। आप पूरी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या क्लैरिटी बनी भाई, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है। आइए, तो ये इस प्रकार से मैंने डिवाइडेशन कर दिया हूं। अब मेरे को आपको फाइनली माइंड में सेट कराना है, समझाना और याद कराना है। तो अब हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। चलें, तो पहली बात पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया हुआ, ठीक है, अध्याय 1। अध्याय 1 में आपके पास धाराएं कहाँ से दी हुई है, 1 से 3 तक के दी हुई है। कभी भी किसी भी एक्ट के पहले धारा में क्या बोलता है, तो बोले उसका संक्षिप्त नाम बोलता है, जैसा कि आपने भी नाम पढ़ा हुआ था। फिर बताया इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और उसका आरंभ क्या हुआ, ठीक है, कब हुआ। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013, ये हो गया इसका नाम। निवारण, रोकना, अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकने वाला, और प्रतितोष अर्थात क्षतिपूर्ति कराना। ये इस प्रकार से ये एक्ट को लेके आया गया। तो यहाँ पर पहली धारा में ये लिखा है संक्षिप्त नाम, जो कि आपने क्या कर लिया, इसको मोटे तौर पर पढ़ लिए, ठीक है। फिर विस्तार की बात करें तो कहाँ है, बोले पूरे भारत में विस्तारित है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से संपूर्ण भारत में हो गया। पहले क्या होता था भाई, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, तो उसको अलग कर दें आप वहां से, उसको माइंड में सेट रखें। आरंभ उस तारीख से प्रवृत्त होगा जब से केंद्र राजपत्र में अपना क्या कर दे, सरकार राजपत्र में उसको फाइनलाइज कर दे। तो 9/12/2013 की ये तिथि थी, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कभी भी किसी भी एक्ट में परिभाषाएं आएंगी तो किसी भी प्रकार से आपको याद रखना है कहां पर, धारा 2। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप हर एक्ट को जब भी पढ़ेंगे तो आपकी धारा 2 में क्या दी होंगी, परिभाषाएं। अब परिभाषाएं आपकी यहां से शुरू हुई है 2 ए से लेके कहां तक की चली, आपकी पी तक के। ए से लेके पी तक के कुछ मुख्य रूप से यहाँ पर क्या दी हुई है भाई, परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो परिभाषाएं दी हैं उनको अब हम पढ़ना याद करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो 2A में क्या लिखी हुई है भाई, यहाँ पर व्यथित महिला लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, व्यथित महिला। व्यथित महिला किसे कहेंगे, तो व्यथित महिला किसी भी आयु वर्ग की महिला को आप क्या कह सकते हो, व्यथित महिला। लेकिन उसके साथ उसके कार्यस्थल पर या निवास स्थान पर या गृह पर, है ना, आदि स्थानों पर नियोजित या नौकरी करने पर या नौकरी न करने पर भी किसी भी महिला, वो महिला क्या कहलाएगी जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, वो क्या कहलाएगी, 2A में व्यथित महिला कहलाएगी। तो व्यथित महिला की यहाँ परिभाषा दी हुई है। 2B में लिखा हुआ है समुचित सरकार। समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है, केंद्र सरकार भी हो सकती है और आपकी राज्य सरकार भी हो सकती है। 2B में आपकी ये लिखी हुई है। फिर हम आगे बढ़े 2C में बात किया गया है काय का भैया, स्थानीय समिति, ठीक है। तो LC से याद रख लें यहाँ पर ये LC, ठीक है। तो लोकल कमिटी LC, लोकल कमिटी, इसका क्या भैया, अध्यक्ष। बोले किसका अध्यक्ष है, तो बोले स्थानीय समिति का अध्यक्ष। 2C में क्या बात किया गया, अध्यक्ष, ठीक है। तो अब स्थानीय समिति के जो अध्यक्ष है वहां पर भी हम आगे भी और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर जो धारा दी है उसको हम देख लेते हैं। 2D बोलता है जिला अधिकारी। जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट से डी से आप ये डी को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ LC स्थानीय समिति का क्या अध्यक्ष, तो बोले अध्यक्ष, कमेटी का अध्यक्ष। तो बोले कौन सी, स्थानीय समिति का। तो ये C से आप इस C को याद रख सकते हो, D से डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हो, अधिकारी। 2E घरेलू कर्मकार, नौकरानी, मतलब घरेलू कर्मकार, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं नौकरानी। तो उसको ई शब्द से क्या कर लें, याद में रख सकते हैं, ई, ठीक है।
एफ में क्या लिखा हुआ है भाई आपका कर्मचारी, बोले कर्मचारी किसे कहोगे तो बोले एफ में वर्णित किया गया है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहाँ लिखा हुआ है एफ में, और जी में कहाँ लिखा है नियोजक या एम्प्लॉयर। तो एफ और जी को इकट्ठा करके याद रख लें, एफ में क्या लिखा हुआ है आपका कर्मचारी, और जी में क्या जो कर्मचारी को नौकरी देता है उसको बोलते हैं नियोजक या एम्प्लॉयर। तो आप एम्प्लॉयर कहाँ लिखा हुआ है जी, तो कभी भी एम्प्लॉयर जो हमारे होते हैं जिसके अंडर में हम नौकरी करेंगे उनसे जी हुजूरी करके बात करना पड़ेगा, जी जी करके बात करना पड़ेगा, ऐसे याद रख लें। नियोजक जी में लिखा है और एम्प्लॉय कहाँ पे लिखा है एफ में लिखा है, कहाँ लिखा है एफ में, ऐसे करके हम इसको क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे एच आई, अब एच आई को इकट्ठा करके याद रख लें आंतरिक परिवास समिति, एच में लिखी हुई है और आई में लिखी हुई है स्थानीय परिवास समिति, ठीक है। अब ये आगे धाराओं में हमको पढ़ना पड़ेगा, धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत इनको वर्णित किया गया है, तो भी हम देखेंगे। बट आंतरिक परिवास समिति किसे कहेंगे आईसीसी इंटरनल, ठीक है, कंप्लेंट कमेटी, और यहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी एलसीसी, ठीक है। तो एलसीसी कहाँ लिखा है आई में और एच में कहाँ लिखा है आंतरिक परिवास समिति, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप क्या करो, बहुत प्यारे तरीके से आप आई बनाओ, वही आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, आप आई बनाओ यही आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका है ऐसे करके आपने क्या बनाया आई, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है समिति की बात कर रहा है, आंतरिक परिवास समिति और स्थानीय परिवास समिति, ठीक है। ये हो गया आपका क्या भैया आई, ये क्या हो गया भाई आपका आई। इसी आई को आप क्या करो ऐसा घुमा दो तो ये क्या बन गया एच, है ना, एच आई दिख रहा है एच आई, ठीक है। तो पहले ये हो गया एच, एच में आप क्या याद रख लो आपकी पहले आईसीसी, और इसी को घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका आई। तो एच आई इकट्ठा करके याद रख लें, इसको इस टाइप से घुमा के याद रख लें आप 2-3 बार, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा सेटल हो जाएगा। क्या क्लियरिटी बनी भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें और आपके माइंड में सेट होना चाहिए, उस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके माइंड में पूरा सेटल होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आई स्थानीय, क्लियर है बात। तो एलसीसी और आईसीसी क्लियर हो गई। प्रत्यर्थी 2M में बात किया गया है या इंगा में बात किया गया, प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट की बात कर रहा है, और आईएमपी भी है ये मैंने लगा के रखा हुआ हूं। प्रत्यर्थी एम, प्रत्यर्थी एम रिस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी व्यक्ति से वो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर केस किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट जिस महिला पे हुआ है उसके द्वारा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी। तो कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा आई एम, तो एम मैं, तो प्रत्यर्थी कौन मैं नहीं हूं, प्रत्यर्थी मैं नहीं हूं, तो ऐसा करके आप उसको बोले। 2N क्या लिखा है भाई 2N लैंगिक उत्पीड़न, 2N लैंगिक उत्पीड़न, और यहां पर मैंने इसको थोड़ा डिटेल करके बताया 2N क्या लिखा है भाई 2N, ठीक है। 2N तो बोला यहां पर N से हम लैंगिक उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट को याद रख सकते हैं, क्या सेक्सुअल हरासमेंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। नस शब्द को याद रख लेंगे तो याद में बना रहेगा, नस कौन सी नस, सेक्सुअल हरासमेंट दिया है कहां पर दिया हुआ है NSH, ये NSH, NSH, N में लिखा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, क्या लिखा हुआ है N में सेक्सुअल हरासमेंट। बोले सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगी, यदि कोई किसी से शारीरिक संपर्क कर रहा है या करने के लिए बोल रहा है या इस प्रकार की मांग कर रहा है कि आप ऐसा करो, या लैंगिक टिप्पणी कर रहा है कि भाई समझ रहे हो आप बात, हाँ, या अश्लील साहित्य दिखा रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। कार्यस्थल ओ, कार्यस्थल ओ, कार्यस्थल ओ, कार्यस्थल बोले ऐसा बता देना वो कार्यस्थल है हमारा, तो ऐसा गोला बना के बता दो कार्यस्थल क्या है ओ, कार्यस्थल कहां पे लिखा हुआ है ओ, ठीक है। समझ में आई बात। तो कुछ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर जो मैंने आपको 2 के अंतर्गत जो धाराएं आएगी वो परिभाषाएं आएंगी वो मैंने आपको बताया। अब आपकी आगे की बात करते हैं और इंपॉर्टेंटली अब यहाँ से थोड़ा याद रखने योग्य बातें आपके आने वाली है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। लैंगिक उत्पीड़न निवारण अर्थात इसकी क्या करना है, यदि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसकी रोक, ठीक है। तो लैंगिक उत्पीड़न की क्या करना है यहाँ पर रोक करना है, वो कितने पे दिख रहा है आपको 3 पे, धारा 3 बोलती है। तो बोले किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी महिला सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक उत्पीड़न के अध्ययन नहीं होगी, ये बात पूरी की पूरी लिखी हुई है, अर्थात वो अपने तरफ से क्या करेगी खारिज करेगी। अब वो खारिज कैसे कर सकती है, ठीक है। तो यदि उक्त परिस्थिति निर्मित हो रही है, बोले कौन सी जो मैं बताने वाला हूं, ये परिस्थिति यदि निर्मित हो रही है तो वो अपने तरफ से क्या करेगी खारिज करेगी। इससे क्या होगा, जो कार्यस्थल पर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वो नहीं होगा की बात यहां लिखी हुई है। जैसे अभिमानी व्यवहार वचन है ना, अभिमानी व्यवहार वचन कर रहा है कोई व्यक्ति विशेष, तो अहितकर किसी प्रकार की धमकी दे रहा है, तो प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर रहा है, जो अनुकूल वातावरण में वो है उससे हटकर किसी प्रकार का ऐसा वातावरण जिससे उसके सेक्सुअल हरासमेंट होने की संभावना होगी की कंडीशन है। स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए अपमानजनक वातावरण का क्या कर दे निर्माण कर दे, इस टाइप की बात है, ठीक है। जैसे कि अब बोले अभिमानी व्यवहार करने के लिए तो पीए बनने के लिए ये वो करना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको पीए बना दूंगा, कुछ इस टाइप की बातें, या तुम ऐसा नहीं करेंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इस टाइप की गलत। यदि ये सब चीजें परिस्थितियां निर्मित हो रही है तो वो महिला विशेष क्या कर सकती है, इसे खुद भी रोक सकती है, लैंगिक उत्पीड़न को रोक सकती है, उसको रोका जा सकता है। तो उसको समझे कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपके साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, आप उसको क्या कर दो खारिज कर दो, अध्ययन कर दो, तो इसके अध्ययन आप नहीं रहने वाली हो। तो 3 से आप इसको क्या रख लें याद रख लें। 3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण रोकना,
रोकना, ठीक है, निवारण, रोकना। तो रोकना शब्द यहां लगा दो, 1 2 3, 3 अक्षर का शब्द रोकना। बोले क्या रोकना है, तो बोले PSH, क्या रोकना है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, हाँ, रोक कर रहे, ठीक है, याद रखना। धारा 3। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, धारा 4। कहां पर आ जाते हैं भाई, धारा 4 में। तो क्लियरिटी से देखें अब धारा 4 के ऊपर आप, धारा 4 बोलता है क्या भाई, आईसीसी, मोस्ट आईएमपी लगा लें। अध्याय 2 में आ गए हम लोग, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अध्याय 1, अब अध्याय 2 में आ गए। आंतरिक परिवार समिति, इंटरनल, ठीक है, कंप्लेंट कमेटी। अब यदि किसी महिला विशेष के साथ जहां पर वो वर्क करती है और ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है, तो की कंडीशन है कि भाई वो शिकायत कहां करेगी, तो बोले वो जाके शिकायत करेगी आंतरिक परिवार समिति में। अब बोले यार समिति का गठन कैसे होगा, तो वो जहां काम कर रही है अर्थात जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा, वो भी कैसे, रिटर्न में, एकदम लिखित में, ठीक है। अब समिति वो बनाएगा तो उसकी बॉडी कैसी होगी, संरचना कैसी होगी, बोले 4 सदस्य। तो देखें 4 सदस्य कौन कौन, एक पीठासीन अधिकारी होगा, 2 सदस्य हो गए और 1 सदस्य। क्या क्लियर है बात, पहले इसको देखें। तो बोले एक पीठासीन अधिकारी होगा, वो कौन होगा, तो बोले उसी कार्यस्थल की एक सबसे वरिष्ठ महिला, उसको क्या बना दिया जाएगा, वहां पर ये बना दिया जाएगा कि भाई आप क्या हो, यहाँ के पीठासीन अधिकारी। 2 सदस्य होंगे, एक समाज सुधारक हो सकता है और एक लॉ का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। क्या क्लैरिटी बात, और 1 सदस्य एनजीओ, है ना, महिला समस्या के प्रति जो प्रतिबद्ध हो, ऐसी काम कर रही हो, ऐसी महिला। ऐसे 4 सदस्य मिलकर आईसीसी। तो आईसीसी लिखा है धारा 4 में और इसके सदस्य कितने होंगे, 4। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना है, उपरोक्त में से आधे से अधिक सदस्य क्या होंगी, महिला होंगी। और सभी जितने भी लोग बॉडी में आने वाले हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होना है, 3 वर्ष का होना है, ठीक है। और यहाँ एक याद रखने योग्य बात, यदि इन सदस्यों को हटाना है तो धारा 16 के अंतर्गत इनका हटाना क्या किया गया है, लिखा गया है। सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने, धारा 4। अब धारा 4 को आप याद रख सकते हैं, आईसीसी, ठीक है। आईसीसी की पूरी बात हो गई, यहां पर आईसीसी का गठन हो जाएगा, क्लियर है बात, हाँ। तो एक पीठासीन अधिकारी, 2 सदस्य और एक आपका अलग से सदस्य। कौन कौन होंगे, क्या क्या होंगे, वो मैंने आपको बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंटली, ओके। तो सबका कार्यकाल कितना होगा, तो बोले 3 साल का होगा सबका कार्यकाल, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हटाएंगे कहां से, तो बोले धारा 16 के अकॉर्डिंगली। क्या क्लियर है बात, यहाँ पर सदस्यों का हटाना, तो धारा 4 और अब भी धारा आप आगे पढ़ने वाले हो 7, वहां पर आपको क्या है, ये मिलने वाले हैं। तो धारा 16 का उल्लंघन, परिवाद के अंतर वस्तु का प्रकाशन, और यदि आप अपराध के लिए दोष सिद्ध है, पद के दुरुपयोग करने पर क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति को धारा 16 के अंतर्गत हटा दिया जाएगा। तो आईसीसी के सदस्य को भी ऐसा ही हटाएंगे, और अब भी आप एलसीसी पढ़ोगे उसके सदस्य को भी हटाएंगे, उसमें फिर आपको यही बात पढ़ना है जो अब भी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। क्या क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धारा 5 पे आते हैं। तो अध्याय अब हमारा क्या चालू होगा, 3। अध्याय 3 में धारा 5 से 8 के बीच में बात करेंगे। और यहां पर कौन सी समिति आएगी, स्थानीय परिवार समिति। ये बनेगी ही जब कहीं पर आपकी आईसीसी ना हो, उसी की कंडीशन में आपकी क्या बनेगी, एलसीसी बनेगी, स्थानीय परिवार समिति, एलसीसी। 5 से 8, ठीक है। तो अब 5 से 8 में थोड़ा ध्यान से देख लें, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 क्या क्या बोलती है। पहले तो जिलाधिकारी की अधिसूचना के द्वारा, समुचित सरकार के द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा, गठन। फिर यहां पर आएगी एलसीसी का गठन 6 में, और एलसीसी की संरचना, कार्यकाल और शर्तें जो आपने 4 में पढ़े हो वो यहां पर 6 और 7 में अलग अलग स्थानीय के लिए बता रहा है, क्लियर है बात। और अनुदान व संपरीक्षा, अनुदान व संपरीक्षा, अब इन्हीं की क्या करते हैं, हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जिला अधिकारी की अधिसूचना समुचित सरकार द्वारा, बोले कौन करेगा, डीएम, एडीएम या कलेक्टर, इनके द्वारा क्या की जाएगी भैया। तो स्थानीय परिवार समिति की अधिसूचना जारी की जाएगी कि भाई स्थानीय परिवार समिति गठित होनी चाहिए। ये याद रखेंगे, कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी। और किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो जिलाधिकारी कौन हो सकते हैं, तो बोले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, इन लोग। तो इनकी अधिसूचना के द्वारा, ठीक है, समुचित सरकार करेगी, इनको अधिसूचना देगी और इन लोग के द्वारा क्या किया जाएगा। अब जब इन लोग बोल देंगे तब धारा 6 के अंतर्गत एलसीसी का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। 6 में, कहां पर, 6 में किसके द्वारा, तो ये जो जिलाधिकारी बने, कौन, इनमें से कोई एक व्यक्ति जिसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी के द्वारा, ठीक है। अब ये कैसे करेगा गठन, तो इसकी बात समझिए। जब कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मकार हो और आईसीसी गठित ना हो, तो ये तभी गठित होगी जब आईसीसी गठित नहीं हुई है। आंतरिक परिवार समिति गठित ना होने के कारण ही इसका गठन किया जाएगा। क्या वो कैसे, क्यों, तो बता दिया हूं। 5 में जिलाधिकारी की अधिसूचना कौन दिलवाएगा, ये तो बोले समुचित सरकार के द्वारा ये लेके आई जाएगी, और इसके कहने पर एलसीसी का क्या कर दिया जाएगा, गठन कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर 7 दिन के अंदर, बहुत आईएमपी बात है, 7 दिन के अंदर एक नोडल अधिकारी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो एलसीसी का गठन कहाँ लिखा हुआ है, 6 में। एलसीसी का गठन 6 में लिखा हुआ है। एलसीसी का गठन कहाँ लिखा हुआ है भाई, 6 में लिखा हुआ है। गठन की बात कर रहे हैं। इसके बाद 7 में अपन काय की बात करेंगे, बॉडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एलसीसी की संरचना, कार्यकाल और शर्तें। संरचना, कार्यकाल और शर्तें, ठीक है। आईसीसी में सदस्य मैंने बताया था 4, एलसीसी में सदस्य कितने हैं भाई, 5 पदेन सहित। तो जिला अधिकारी
नाम निर्देशित करेगा। बोले यार एक क्या होगा, अध्यक्ष, 2 सदस्य होंगे और एक सदस्य होगा, और एक कैसा सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। तो ऐसे करके कितने सदस्य होने वाले, कितने बॉडी में मेंबर होने वाले, 5। बोले भाई समाज की प्रतिष्ठित महिला को क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। याद रखें 2 सदस्य, कम से कम इस 2 सदस्य में से एक क्या होगी भाई, महिला होगी, एनजीओ से जुड़ी हो, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे से क्या हो, परिचित हो, उस पर क्या कर रही हो, काम कर रही हो। ऐसे करके 2 लोग, एक सदस्य ब्लॉक, तहसील और नगर पालिका से संबंधित कोई एक ऐसी महिला जिसको एक सदस्य यहां बना दिया जाएगा, और एक पदेन सदस्य बनेगा जो समाज कल्याण व महिला बाल विकास से व्यवहार करने वाला क्या होगा, अधिकारी होगा। इन सभी का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होने वाला है, 3 वर्ष का होने वाला है नियुक्ति तिथि से। ठीक है, हटेंगे कैसे, तो जैसे आईसीसी के हटे थे सेम एज इट इज उसी कंडीशन पे। सदस्यों को हटाना धारा 4 के और धारा 7 के, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, धारा 7 में दी हुई है ना इसकी बॉडी, उस अकॉर्डिंगली 6 में तो समिति का गठन दिया हुआ है, 7 में तो धारा 16 का उल्लंघन यदि करता है, परिवाद के अंतर वस्तु यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो शिकायत किया गया था उसकी किसी भी वस्तु से यदि कोई भी इस प्रकार से व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, उस समिति का कोई मेंबर होगा वो भी यदि ऐसा करता है, तो उसको इस अपराध का यदि दोष सिद्ध पाया जाता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। तो हटेगा कैसे, 16 से। आईसीसी कहां लिखी हुई है, 4 में, एलसीसी कहां लिखी हुई है, उसकी बॉडी 7 में, याद रखेंगे। क्या क्लैरिटी बनी भाई यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, धारा 8 में क्या बोलता है भैया, अनुदान। क्या बोलता है भाई 8 में, ग्रांट और संपरीक्षा ऑडिट। किसकी ऑडिट, किसकी संपरीक्षा, तो याद रखेंगे ये लास्ट अध्याय 3 के अंतर्गत आपकी धारा 8 दी हुई है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या देगी, अनुदान देगी। क्यों देगी भाई अनुदान, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, क्या देगी भाई, ग्रांट देगी, अनुदान देगी। ठीक है, देने के लिए धनराशि देगी। धारा 7(4) की फीस देने हेतु, अभी वहां पे 7 के अंतर्गत इतने सारे लोगों को आपने नियुक्त किया, तो उन लोगों की फीस कहां से दी जाएगी, इसीलिए तो बोले इसको क्या मिलने वाला है, अनुदान मिलने वाला है। अब जो अनुदान मिला हुआ है प्रॉपर वे में, वो सही में मांगा गया था, सही जगह के लिए मांगा गया था, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको संपरीक्षा की जाएगी, अर्थात ऑडिट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, अभिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल से स्थापित करेंगे। ठीक है, जिला अधिकारी रहेंगे, उन लोगों को भी। ठीक है, संपरीक्षा राज्य सरकार के महालेखा गार द्वारा क्या किया जाएगा, इसका अंकेक्षण या ऑडिट किया जाएगा। तो धारा 8 क्या बोलती है भाई, अनुदान। 8 अनुदान, 8 से अनुदान को क्या कर लो, अटैच कर लो। 8 अनुदान, आ से याद रख लें, नो। ठीक है, क्या क्लियर हो गई बात यहां पर भाई। अब हम लोग आते हैं कहां पर भाई, धारा 9 से 11। 9 से 11 बात करता है कौन भाई, आपका अध्याय 4। 9 में लिखा है क्या भाई, सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत। 9 में लिखा है। 10 में बोले इन दोनों, जिस महिला पे हरासमेंट हुआ है और जिसने किया है, इन दोनों के बीच में यदि सुलह हो सकती है क्या, उसकी बात। 11 परिवाद के बारे में क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। तो 9, 10, 11, 9, 10, 11 इंपॉर्टेंटली, बहुत सिंपली वे में। तो अब आए एक एक को समझते हैं हम लोग। ठीक है, 9 लैंगिक उत्पीड़न का शिकायत। ठीक है, कौन करेगा, तो बोले जिसके ऊपर हुआ है, तो बोले व्यथित महिला द्वारा किया जाएगा, वो भी कैसा किया जाएगा, लिखित में। किससे करेगी, तो ध्यान देना आईसीसी के पास करेगी, और यदि किसी कहीं जगह पे आईसीसी नहीं है तो तब वो किसके पास जाएगी, एलसीसी के पास जाएगी। बोले कैसे, तो बोले लिखित में। लिखित के लिए सहायता आईसीसी और एलसीसी के द्वारा कर दी जाएगी। ये भी वही कंडीशन, यदि आईसीसी नहीं है तो एलसीसी करेगी, याद रखेंगे। शिकायत अवधि अंतिम घटना तिथि से कितना होगा, 3 माह। इसको आप याद रख लें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्यथित महिला शिकायत करने में असमर्थ है तो उसके एवज में उसका कोई विधिक वारिस या अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। नो, तो 9 से याद रख लो लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत। तो यदि किसी ने लैंगिक उत्पीड़न किया हुआ है तो उसकी शिकायत करने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, नो मत करो मेरे खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत, नो मत करो प्लीज। समझ में आ रही बात, हाँ, तो उसकी बात करेगा नो 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 करके। ठीक है, नो। ठीक है, 10 सुलह समिति द्वारा, लेकिन जांच शुरू होने के पूर्व पहले सुलह हो सकती है, तो बोले हाँ हो सकती है। यदि जांच शुरू नहीं हुई है तो, किसी व्यक्ति ने शिकायत की और जांच शुरू नहीं हुई है तो के बीच में शिकायत की सुलह हो सकती है। दोनों के आपसी यदि सुधारना है, चलो ठीक है भाई हो गया। कि कंडीशन कब बनेगी, तो बोले जब तक के शिकायत की जांच शुरू नहीं हुई है, प्रार्थी अर्थात व्यथित महिला के अनुरोध पर ही क्या होगी, संभव होगी। तो सामने वाली जो व्यथित महिला है वो बोलेगी कि हाँ चलो ठीक है हम लोग सुलह कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यदि बोला जाए कि यार चलो कुछ पैसे देते धेले ले दे के इसको खत्म कर दें, तो यहां पर किसी भी प्रकार का मौद्रिक समाधान नहीं किया जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 में क्या लिखी हुई है, 10। तो 10 में याद रखें 10 का दम भी लगा दोगे तो सुलह नहीं होगी, 10 का दम भी लगा दोगे तो सुलह नहीं होगी। लेकिन याद रखने योग्य बात मैंने आपको क्या बताया हूं, हाँ सुलह हो सकती है, लेकिन कब, जांच शुरू होने के पहले, और वो भी प्रार्थी जो महिला है वो यदि अनुरोध कर देगी तो हो सकती है, और इसमें किसी प्रकार का मौद्रिक समाधान नहीं होगा। तो तुम 10 का दम भी लगा लोगे, 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर लोगे तो सुलह नहीं होगी। यहाँ ऐसे पैसा और इसको 10 को ऐड करके ऐसा बोल सकते हो और याद रख सकते हो। क्या क्लैरिटी बनी भाई यहाँ पर, ओके। 10 तक आ गए हम लोग। 11 में बोले परिवाद के बारे में जांच कौन करेगा, बोले 11, एक से बढ़ के एक लोग करेंगे। इसमें 11 लिखा है ना, एक और एक मिला के क्या होता है आपका 11। तो बोले एक से बढ़ के एक लोग क्या करने वाले हैं, परिवाद अर्थात शिकायत के बारे में जांच करेंगे कि हाँ जिसने महिला विशेष ने जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है वो जो शिकायत की है उसकी जांच
देखो आईसीसी गठित है तो आईसीसी कर देगी, यदि वो नहीं है तो फिर इसके एवज में कौन करेगी, एलसीसी गठित वो करेगी। कितने दिन के अंदर, तो 90 दिन के अंदर। ये मोस्ट आईएमपी बात है। तो एक से बढ़ के एक लोग बोले 90 दिन के अंदर क्या करेंगे, शिकायत की जांच करेंगे। एक से बढ़कर एक, 11 हो गया ना, एक से बढ़कर एक, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आपके माइंड में सेटल रहने वाला है। क्या क्लियर है बात यहां से? अब आ जाता है आपका अध्याय 5 12 से 18 तक के, 12 से 18 तक अध्याय 5 12 से 18 तक क्या बोलता है, ध्यान से देखें। 12 13 14 15, 12 बोलता है जांच के लंबित रहने पर कार्रवाई, एक बात, ठीक है। 13 क्या बोलता है, फिर ध्यान पूर्वक देखें यहां पर, 13 बोलता है हमको कि जांच रिपोर्ट देना। भाई यदि रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, मिथ्या या देशपूर्ण परिवाद कर दिया किसी ने। 15 बोलता है प्रतिकर निर्धारण, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें 16 परिवाद के अंतर्वस्तु जांच कार्रवाई, ये इसी के आधार पर हटाया जा सकता है, बता रहा था मैं। 17 16 का उल्लंघन पर जुर्माना का दंड और अपील, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते और याद करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 12 बोल रहे हैं जांच के लंबित रहने पर कार्रवाई, मतलब जब तक जांच चल रही है उस बीच में और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, तो वो कहां लिखी है, 12। तो यहां पर बात किसकी आ रही है, लंबित रहने की, जांच के लंबित रहने। 12 को आप क्या कर लो, याद रखने के दृष्टिकोण से 12 को ऐसा याद रखो कि 12 शब्दों को ऐसा बोलो, 12 को बोले बढ़ा रहा, मतलब जांच लंबित है ना, चल रही है, बढ़ी हुई है। 12 को बोले बढ़ा रहा, बोले क्या बढ़ा रहा, जांच को बढ़ा रहा है। उसके समय में कार्रवाई, जब जांच बढ़ी हुई चल रही है तो कार्रवाई क्या होगी, बोले व्यतीत महिला के अनुरोध पे समिति की सिफारिश पर। महिला बोलेगी यार मेरा यहां से ट्रांसफर कर दो, मेरा यहां जी नहीं हो रहा है काम करने का, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बात बोल सकती है। या मुझे यहां से ट्रांसफर दे दो, या मुझे एक्स्ट्रा की छुट्टी दे दो, और ये वो छुट्टी होगी जो नॉर्मली छुट्टी मिलती है, उससे अलग छुट्टी मिलने वाली है। तो इतनी बात यहां पर होने वाली है, जांच के लंबित रहने पर जो कार्रवाई होगी। तो बोले हाँ 12 से बढ़ा रहा, आप क्या कर लो, याद में रख लो। 13 बोल रहा है क्या, जांच रिपोर्ट। 13 में क्या लिखी हुई है भाई, जांच रिपोर्ट। 13 तो तेरी जांच रिपोर्ट बोल लो, यहां पर क्या बोलो, 13 से बोला तेरी जांच रिपोर्ट। तेरी जांच रिपोर्ट तो बोले कौन देगा, वाले भैया जिसके पास शिकायत हुई थी वही देगा, अभी बताया मैंने। तो समिति देगी, किसको देगी, बोले नियोजक को या जिला अधिकारी को। नियोजक की कंडीशन कब बनेगी, यदि आईसीसी का काम कर रही है तो वो नियोजक को देगी, और एलसीसी काम कर रही है तो वो किसको देगी, जिलाधिकारी को देगी। समझ में आया? तो जांच की रिपोर्ट याद रखना, कहां लिखा है, 13 से याद रखना, तेरी जांच रिपोर्ट पूरा अटैच कर लेना, तेरी जांच रिपोर्ट, ठीक है। 14 में लिखा है मिथ्या या देशपूर्ण परिवाद। मिथ्या मतलब झूठा किसी ने यदि शिकायत कर दी है तो के लिए दंड। तो झूठ को यहां से याद रखें, 14 से याद रखें, आपको बढ़िया डेट याद रहेगी, 14 फेब को होता है वैलेंटाइन डे। उस वैलेंटाइन डे 14 फरवरी से याद रख लें। तो आपके द्वारा मिथ्या और देशपूर्ण जो भी शिकायतें हैं उसी दिन देखी जाएगी, और यदि आप ऐसे पाए जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, दंड। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, 14 फरवरी में क्या लिखा है, झूठ। तो 14 फरवरी के दिन झूठ झपट नहीं चलता है, याद रखना, झूठ झपट नहीं चलता, और झूठ झपट करते पाएगा तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, याद रखना। किस चीज के लिए, यदि आपने झूठी शिकायत कर दी हो किसी की, या आपने किसी प्रकार का गलत झूठा सा सबूत पेश कर दिया है, तो 14 में लिखा हुआ है, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन, उस दिन झूठ झपट नहीं चलता, याद रखना। क्या क्लियर है बात, है ना। 15 प्रतिकर निर्धारण, बोले इतना सारा सब कुछ हुआ है तो कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं, तो ये क्या लिखा है, 15 धारा 15 के पास ही याद रखो प्रतिकर, ठीक है, कंपनसेशन निर्धारण, ठीक है। तो यदि जिस महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, जिस रिस्पोंडेंट के द्वारा किया गया है, तो प्रत्यर्थी की आय को ध्यान में रखते हुए, तो जिस व्यक्ति ने किया है उसकी आय को ध्यान में रखेंगे पहले, तो व्यतीत महिला को किस्तों में या एक मुश्त राशि ये क्या करेगा, प्रोवाइड देगा भाई। तो लिखा हुआ है धारा 15 में कंपनसेशन देना होगा यदि किसी प्रकार की उसकी हानि हुई है, लेकिन कितना कंपनसेशन दिलाया जाएगा, कितना प्रतिकर दिलाया जाएगा, याद रखेंगे आप, कितना दिलाया जा सकता है। तो याद रखें प्रत्यर्थी की यहां पर क्या देखनी होगी, आपको आय देखनी होगी। मतलब वो कमा रहा है 10,000 रुपए साल का, 1,20,000 रुपए सालाना हो रहा है उसका महीने के अकॉर्डिंगली, और तुम उससे एकदम से 40 लाख रुपए मांग लो तो वो बेचारा कहां से देगा। तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखा गया है। तो 12 बढ़ा रहा, याद रखना क्या बढ़ा रहा, जांच को लंबित कर रहा, बढ़ा रहा। 13 तेरी जांच रिपोर्ट। 14 मिथ्या देशपूर्ण, बताया 14 फरवरी को, इस सब नहीं चलेगा। 15 प्रतिकर निर्धारण, याद रखेंगे। क्या क्लियर है बात, आगे बढ़े। 16 को याद रखो आप, सीधे परिवाद की अंतर्वस्तु व जांच कार्यवाही को प्रकाशित करने पर निषेध। मतलब जो कुछ भी शिकायत की गई उससे रिलेट करती हुई जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, उन डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर दें, किसी भी प्रकार से भाई हाईलाइटेड करके प्रकाशित कर दिया जाए। उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर प्रतिषेध लगा दिया गया, निषेध लगा दिया गया, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक नहीं करना है की बात कही गई है, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे हम, तो बोले 16 देंगे तुमको, 16 देंगे। क्या बोले, 16 से 16 याद रखो। यदि परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाई प्रकाशित कर रहे हो तो हम आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, 16 देंगे। क्या कर देंगे, 16 देंगे। तो 16 से याद रखो, 16 देंगे, ठीक है, 16 देंगे, याद रखें। 16 17 क्या लिखा है भाई, 17 को याद रखो। ये जो धारा 16 है, धारा 16
का उल्लंघन, यदि आप इस टाइप का काम कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, जुर्माना मिलेगा और दंड मिलेगा। ठीक है, मतलब 17 17 बोलो, सतारा, सताना होता कि नहीं, सता रहा, यदि तू सताता रहा तो तुझे क्या मिल जाएगा, 17 में 17 17 17 17 17 17, तो तुझे जुर्माना और दंड भुगतना पड़ेगा। किस चीज के लिए, 17 धारा 16 के लिए यदि तू 17 तो तुझे क्या करना पड़ेगा, जुर्माना और दंड देना पड़ेगा। क्या कितना है ये सब चीज उल्लेखित नहीं है, इसलिए आप उसको उतना की उतना ही याद रखने वाले हैं। क्लियर है बात। धारा 18 अपील, धारा 18 अपील, धारा 18 बोलती है अपील। अब बोले अपील, धारा 18 18 18 को बोलते हैं हम 18, क्या बोलते हैं 18, 18 को करो एक्टिंग, एक्टिंग तो बोले अपील करने की एक्टिंग, अपील करने की क्या करो एक्टिंग। देखे होगे ना मैच, उसमें क्या करते हैं, सामने वाला आउट नहीं रहता तो भी क्या करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, है ना, अपील कर देते हैं, एक्टिंग करते हैं। अपील करने की क्या एक्टिंग, तो एक्टिंग अपील अपील एक्टिंग, ऐसे इसको एडजस्ट करके रखें। ठीक है, तो अपील करने की क्या करना है, एक्टिंग एक्टिंग 18 18 एक्टिंग अपील। ओके ठीक है, तो धारा 13 14 17 के अंतर्गत कहां पर की जाएगी, तो बोले न्यायालय में और अभिकरण के, ठीक है, 90 दिन के अंदर। ठीक है, ये याद रखेंगे अपील। ठीक है, न्यायालय या अभिकरण में एक्टिंग बता दिया हूं मैंने, एक्टिंग क्या करेंगे, अपील करने की एक्टिंग, एक्टिंग करने की अपील। ठीक है, याद रखें। ठीक है, अब बहुत सिंपल बात है, अध्याय 6 आ गया आपका। अध्याय 6 धारा 19 लिखी हुई है, अध्याय 7 में धारा 20 लिखी हुई है। नियोजक के कर्तव्य लिखे हुए हैं 19 में, और 20 में किसके लिखे हुए हैं, आपके जिला अधिकारी। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, आपका आईसीसी वाली कंडीशन में होगा, और ये किसकी कंडीशन में होगा, आपका एलसीसी। और जब आईसीसी नहीं गठित होगी तभी तो जिलाधिकारी आएगा, जिलाधिकारी अधिसूचना जारी करेगा और जमाने भर के सब अपने काम करेगा। तो यहां पर 20 19 और 20 19 और 20, ठीक है, तो यहां पर किसके कर्तव्य लिखे हुए हैं, तो नियोजक के कर्तव्य, एम्प्लॉयर के कर्तव्य, किसके, एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर को कभी भी क्या बोलोगे, 19 19 बोल रहे हो ना, तो 19 के कर्तव्य बोला, उन्हीं के कर्तव्य, 19 19, ये 19 से इसको 19 19 उन्हीं के क्या बोलो कर्तव्य, उन्हीं के किन्हीं के बोले नियोजक के, हमारे जिनके हम नौकरी करते हैं बोले नियोजक हमारे एम्प्लॉयर उनके। 20 अगला क्या लिखा है, 20 क्या लिखा है, 20 20 20 को बोलो 20 20 होती कि नहीं, इच्छा 20 WISH 20 20 20 20। तो जिलाधिकारी की इच्छा पे है उसके तो कर्तव्य, जिलाधिकारी की जो ड्यूटीज हैं वो उसकी काय पे डिपेंड करती है, इच्छा पे। इच्छा मीन दैट मैंने क्या बोला अभी आपको, 20 20 20 20 20 याद रखें। तो 20 में क्या लिखे हैं, जिलाधिकारी के कर्तव्य लिखे हैं, 19 में किसके लिखे हैं, नियोजक के कर्तव्य लिखे हैं। बहुत सिंपल ही, यहां तक के लिए आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आगे की बात बहुत सिंपल ही, आपके पास अध्याय 8 पूरा की पूरा 21 से लेकर 30 तक के क्या लिखा हुआ है, प्रकीर्ण। तो पहले तो 21 से 25 तक एक बार में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बार में वैसे ही याद करना है। ठीक है, समिति, जो भी समिति के पास शिकायत गई थी वो क्या करेगी, 21 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 21 के अकॉर्डिंग। अब आईसीसी वाली कंडीशन है तो किसके पास, नियोजक के पास। एलसीसी की कंडीशन तो जिलाधिकारी के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जिलाधिकारी की कंडीशन यदि बनेगी तो संक्षिप्त रिपोर्ट वो किसको देगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ये यहां पर एक बात और याद रखेंगे, 21 समझ में आया। ओके 22 वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक की जानकारी शामिल किया जाना। अब देखो समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी नियोजक को, और जो एम्प्लॉयर है अपना वो भी क्या करेगा, खुद के पास से जो बनी रिपोर्ट है उसको अटैच करेगा। तो 22 क्या करेगा, 22 दो रिपोर्ट हो जाएगी, एक रिपोर्ट ये, दूसरी रिपोर्ट ये, दो में लिखा है। वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक जानकारी शामिल करेगा, समझे। नियोजक संगठन के अन्य मामले व निपटारे शामिल करेगा, मतलब नियोजक कुल मिला के ये शामिल करेगा उसमें कि भैया हमारे यहाँ अभी तक के इतना ये सब कुछ हुआ है नहीं हुआ है, जो कुछ भी उसके पास जानकारी वो उसमें अटैचमेंट देगा। दो रिपोर्ट हो गई। तो दो में 21 में लिखा समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना नियोजक को और इसको। अब ये कंडीशन बनेगी, यदि ये है तो यहां होएगा ही नहीं, नीचे वाले का काम ही नहीं होगा, और यदि ये नहीं है तो नीचे वाले का होगा। यदि नीचे वाले का होता है तो ये क्या करेगा, एलसीसी वाला संचित रिपोर्ट किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। क्लियर है बात, ये दो हो गए इकट्ठे। अब 3 23 24 25 समुचित सरकार कार्यान्वयन का डेटा मॉनिटरिंग करेगी। कौन करेगी, समुचित सरकार। कौन करेगी, समुचित सरकार। तो समुचित सरकार कार्यान्वयन का डेटा क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। यहां पर सिंपल सी बात लिखी हुई है। 24 बोलती है फिर समुचित सरकार एक्ट को प्रचारित करने के लिए क्या करेगी, उपाय करेगी। ये 24 में लिखा हुआ है। 24 में जो एक्ट बना हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए लोगों तक के, ताकि इससे क्या हो कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हो रहे हैं उसमें क्या है, कमी आए, लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी। नहीं भाई ऐसा करना क्या होता है, गलत होता है। 25 क्या बोलता है, समुचित सरकार सूचना मांगना व अभिलेखों का निरीक्षण कर सकती है। किससे मांगेगी, तो भाई नियोजक और अधिकारीगण से। कौन, समुचित सरकार। ठीक है, तो ये 25 बोलता है अपना। ठीक है, इसके पहले तक की 21 से बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक, धारा बजाते हैं 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्ट का पालन ना करने पर क्या मिलेगा भाई, आपको दंड मिलेगा। एक्ट का पालन ना करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, दंड मिलेगा। बोले कौन, ठीक है याद रखें। ठीक है, एक्ट का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। कौन लोग नहीं करेंगे भाई, नियोजक को करना है,
यदि वो नहीं करते पाया गया तो की कंडीशन है। तो एक्ट का पालन न करने पर क्या मिल जाएगा, आपको दंड मिल जाएगा। समझ में आई बात। छवि, तो 26 लिखते हो तो 26 में क्या शब्द बोलो, छवि। छवि होती कि नहीं हमारी, तो छवि, एक्ट का पालन ना करने वाली छवि नहीं बनाना है, नहीं तो क्या मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा। एक्ट का पालन ना करने वाली क्या, छवि। छवि बोले आपने तो छवि से क्या बन गया आपका 27। न्यायालय द्वारा अपराध का क्या लिया जाना, संज्ञान। IMP लगा लो, इसको भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। 27 के अंतर्गत करेगा ये, ठीक है। 28, इस एक्ट का किसी विधि के अल्पीकरण में ना होना, मतलब अब ये जो एक्ट दिया हुआ है ये एक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एक्टों का क्या करेगा भाई, उनको कम आकेगा, इस टाइप की कोई बात नहीं है। ये एक्ट अपनी जगह है और अन्य जो विधि वो अपनी जगह है। हाँ, इसकी धारा जहां लग रही है वहां पर ये लगेगा, प्रॉपर वे में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्ट की धारा लगी तो किसी दूसरे एक्ट को अल्पीकृत कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ये वाली बात। इस एक्ट का किसी विधि के अल्पीकरण में ना होना की बात कही गई है 28, ठीक है। तो अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना याद रखेंगे, किसी अन्य एक्ट को बिल्कुल भी किसी प्रकार से ये कम नहीं आकेगा। और धारा 29 बोलती है केंद्र सरकार की नियम बनाने की पावर। यहां नियम बनाने की पावर किसकी दी हुई है, सिर्फ केंद्र सरकार की दी हुई, याद रखना। और 30 में लिखा हुआ है केंद्र सरकार की एक्ट को लागू करने में होने वाली कठिनाई को दूर करने की क्या भाई, शक्ति। इस एक्ट को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही तो उसके पास क्या रहने वाली है, इसकी पावर रहने वाली है। तो सिंपली वे में मैंने आपको पूरा की पूरा एक्ट कंप्लीट करा दिया हूं। आपको अच्छा लगा हो तो और आपको बिल्कुल फाइनली आते हो याद, एक दो बार आप और देख लें और ज्यादा से ज्यादा इसे जरूर शेयर करें। इसके हम जब कंप्लीट हो जाएंगे और डिमांड रहेगी तो हम MCQs भी जरूर से जरूर लगाएंगे। ओके प्यारे मित्रों, तो मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।